वालेकुम, मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के ख़ास मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जो फिर बात जो है IMF पर करनी है, और इस लिहाज से भी क्योंकि IMF का जो माहदा है उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। अगरचे अभी तक तेल की कीमतें तो नहीं बढ़ी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मार्च के महीने में जाके वो 5% बढ़ाएंगे, 5 रुपये बढ़ाएंगे। तो अब देखना ये है कि ये सूरत हाल क्या होती है। तो और डॉलर भी घटा है, सोने की कीमत भी कम हुई है। तो ये अच्छी अलामत है, क्योंकि जब माहदा हुआ है IMF से, तो फिर ये उम्मीद बनी है कि जो लोगों से जो मिडिल ईस्ट से हमें पैसे आने थे या चीन से पैसे आने थे, उसके इम्कानात बढ़ गए हैं। तो फिर डॉलर की जो वैल्यू है वो घटी है, और रुपए की कीमत थोड़ी सी ऊपर हुई है। और इस तरह से सोने की कीमत भी जो 2,08,000 पे चला गया था, वो अब 198 पे आ गया। तो ये फ़ी तोला। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो वो IMF से माहदा करना एक अच्छी अलामत साबित हुआ है। लेकिन ये देखें ताबक है। मलिक बोस्तान साहब टेलीफोन लाइन पर। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। जी खुशामदीद कहते हैं फिर प्रोग्राम सच बात में। फरमाएँ कि सूरत हाल जो आपने IMF के बारे में जो माहदा हमारा हुआ है, IMF का जो माहदा हुआ है, उसके बाद में जो मंजरनामा बनता है वो आप बयान फरमाइए। नहीं, आपने माशाल्लाह सारी ब्रीफिंग कर दी है, छोड़ा ही कुछ नहीं है। कोशिश करते हैं हम भी थोड़ी ब्रीफिंग करते हैं। नहीं भाई, आप तो आप IMF का मायदा जो है करीब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। और पाकिस्तानी हुकूमत ने वो तमाम उनकी शराइत तस्लीम कर ली है और उन पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। और जिसकी वजह से जो है उन्होंने भी नीम रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। अब छोटी सी आम चीज़ें पर जब मुकम्मल वो अनाउंस करेंगे तो फिर लोगों को जो है ये जो उम्मीद है इंशाल्लाह, तो सबको एक तो उम्मीद, सारी नजरें की माहदे के अनाउंसमेंट पे लगी हुई हैं। लेकिन जो ही पाकिस्तान हुकूमत ने कहा कि हम इस माहदे को हर हालत में अवेल करेंगे, तो उसके बाद एक स्टॉक भी बढ़ा है और हमारी जो है डॉलर भी जो है 282 से कम होकर 272 तक आ गया, 10 रुपये गिरे। और इंशाल्लाह जो ही ये ऐलान होगा और उसके बाद फौरी तौर पर आप देखेंगे कि डॉलर का रेट जो है वो गिरेगा और स्टॉक बढ़ेगा। और पाकिस्तान के जो है, आपका ख्याल है कि डॉलर कितना घट सकता है? डॉलर का जो एक्चुअल वैल्यू है इस वक्त 255-60 के करीब अभी पहले फेस पे आएगा और फिर अनाउंसमेंट के साथ ही। और लेकिन फिर जो फंड आना शुरू हो गए तो फिर और भी गिर सकता है, 230-40 तक भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल इसका जो लेवल है वो 260 है। और इंशाल्लाह 10 रुपये को इतना बड़ा लेवल नहीं कि नहीं जो ही है IMF अनाउंस करेगा तो आप देखेंगे बड़े पैमाने में जो लोग इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि डॉलर शायद IMF का मायदा ना हो, क्योंकि हमारे मीडिया में यही पहले फैलाया जा रहा था और मायूसी फैलाई जा रही थी। सुबह शाम यही कहा रहा था कि मायदा नहीं होगा और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है IMF ने पॉजिटिव बयान दिया है कि 1-2 दिन में हम इसको फाइनल कर देंगे। तो अब जो है लोगों ने कल से पिछले हफ्ते से सेलिंग शुरू कर दी है। लेकिन जो ऐलान होगा तो बहुत पैमाने में लोग थे कि बहुत हाई रेट है इस वक्त। अगर देखें रीजन में अफगानिस्तान का डॉलर जो 9 रुपये है, इंडिया का 82 है, बांग्लादेश का 95 है। तो ये सारी चीज़ें देखी, पाकिस्तान ने कौन सा गुनाह किया उसका जो है रुपये इतना कमज़ोर है। फिर हम खुद कमज़ोर है, हम अपने रुपये को खुद गिरा डॉलर पे आप डॉलर को अफगानिस्तान क्यों जाने दे रहे हैं? अफगानियों को डॉलर को क्या जरूरत है? वो इंडिया भेज रहे हैं। देखो ये गलत चीज बताई जा रही है। हम नहीं दे रहे, हमारी पॉलिसी उन्हें कह रही है कि डॉलर ले जाओ आप। मैंने हिसाबदार से भी मीटिंग भी की थी और उन्होंने कहा था कि डेली 15,000 लोग अफगानिस्तान आते जाते हैं और $1,000 आपने अलाउ किया हुआ है, तो $15 मिलियन हमारे इस ऑफिशियल पॉलिसी से चले जाते हैं। तो हमें इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। उन्हें कहना अपने लोगों के लिए आप पाकिस्तानी ले जाएं या अफगानी ले जाएं, दोनों कंट्रियां लॉ है, पाबंदी तो नहीं है कि आप डॉलर लेके जा रहे हैं। डॉलर तो उन कंट्री में जाता है जहाँ डॉलर मिलता नहीं है या डॉलरों पे पाबंदी होती है। कोई और एक्शन नहीं लिया उन्होंने? अब उन्होंने अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप ट्रेड जो है और अफगान ट्रांसफर जो है पॉलिसी को रिव्यू करें, क्योंकि इससे हमारा हर महीने $2 अरब चला जाता है अफगानिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान की चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं। क्योंकि हमारा उनके साथ मैच है 2010 से जो भी अफगानिस्तान को चीज़ों की ज़रूरत है कराची पोर्ट से होके वहाँ जाएंगी और ड्यूटी फ्री होंगी। तो लेकिन हमारे इम्पोर्टर ने जब हुकूमत ने मेड इन पाकिस्तान चीज़ों पे ड्यूटी लगाई ताकि लोग पाकिस्तानी चीज़ें खरीदें, तो उन्होंने वहाँ की ड्यूटी फ्री थी, वहाँ से दुबई से हवाला मार्केट से डॉलर
और दरम खरीद के वो चीज़ें यहाँ मंगाते हैं, फिर अफगानिस्तान बेचते हैं, वहाँ से स्मगल करके पाकिस्तान ले जाते हैं। तो $2 अरब हर महीने चला जाता है। उसका सबूत मैंने ये भी उन्हें बताया डॉक्टर साहब को, $1 अरब की हमारी वर्कर टैक्स कम हो गई है, $1 अरब की हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई, रॉ मटीरियल नहीं आ रहा एक्सपोर्ट वापस जा सके। तो ये चीज़ें ऐसी सीरियस थी और हमने फिर इसी वजह से कैप हटाया ताकि मार्केट को मुकाबला रेट से किया जाए। और अल्लाह का शुक्र है अब अफगानिस्तान में पहले रेट 20 रुपये ज़्यादा था, अब वहाँ कम है और हमारा ब्लैक मार्केट भी ख़त्म हो गई है। लोगों को एक्सचेंज कमियों से गिला था और बड़े लोग डॉलर नहीं देते, लेकिन लोग हमें बेचने तो आते नहीं थे, बेचते थे ब्लैक मार्केट में और खरीदते थे हमारे पास, तो हमें देते नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे पास लाई नहीं थी। तो कैप हटाने का हमने भी वही रेट कर दिया जो फ्री मार्केट का रेट है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी गवर्नमेंट सप्लाई भी बढ़ गई है और डॉलर भी कंट्रोल में आ गया और पाकिस्तान में अब जो लोग ब्लैक मार्केट में या वाला मार्केट की बजाय ऑफिशियल चैनल में बेच रहे हैं। आप देखेंगे इस महीने और गैस भी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी आपके ख्याल में? कितनी बढ़ जाएगी एक्सपोर्ट? मेरा ख्याल है फिलहाल क्योंकि बड़े पैमाने में $4 अरब का सामान जो है वो पोर्ट पे फंसा हुआ है, उसमें कुछ पाकिस्तान का कुछ रॉ मटेरियल भी है, तो फौरी तौर पे 20% बढ़नी चाहिए। अच्छा, अब ये जो अभी तो हमारे पास जो बिजली के बिलों में इजाफा हो जाएगा, मिनी बजट भी आएगा 170 बिलियन का, महंगी गाड़ियों पर प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हो रहा है, बोझ आवाम पर है, ये फिर कैसे करेंगे आप? देखो जी, मेरी भी IMF वालों के साथ मीटिंग हुई थी और यही चीज़ें उन्हें कहा कि मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि हम पाकिस्तान जो है दुनिया की खातिर तबाह हुए और उस तबाही की जिम्मेदार दुनिया है, क्योंकि आपने दहशतगर्दी जो हमारे मुल्क में हो रही है और वो फ्रंट स्टेट के तौर पर हमने रोल अदा किया, तालिबान को भी हमें दुश्मन बना दिया, वो भी हमें अटैक कर रहे हैं। और इसी तरह ईरान पे आपने इकनॉमिक सेक्शन लगाई है, उसने हमारे पास साथ मादा किया था 19,000 में का फुट सस्ती गैस देंगे और वो $50 करोड़ की उन्होंने अपनी गैस तैयार कर ली और हम अवेल नहीं कर रहे क्योंकि इकनॉमिक सेक्शन की वजह से हमें आप इजाज़त नहीं दे रहे। और अब ईरान ने कहा है कि अगर आप इसको अवेल नहीं करेंगे तो मैं आपके ऊपर पेनल्टी क्लेम करूंगा। $18 अरब की उसने पेनल्टी क्लेम का धमकी दे दी है। तो मैंने फिर ये आप पे करें, आपकी वजह से ही हो रहा है, आप हमें ना तो कोई चीज़ किसी से लेने दे रहे हैं, ना खुद देते हैं, ना ही लोन देते हैं। तो हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो आप जो इतनी बड़ी माशी टीम लेके बैठे हुए PhD लोग हैं, तो आप हुकूमत को टैक्स बढ़ाने की बजाय फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने की पॉलिसियाँ देना। आप ये जो जितने भी आप पेट्रोल डीजल या क्या कहा उन्होंने? जवाब कहा आपने? तो कहते आप तो कहते हैं, लेकिन वो मानते कहाँ हैं? नहीं, उन्होंने कहा जी हम तो एडवाइस दे सकते हैं, अब आपकी हुकूमत जो है उनके पास कोई इसके अलावा कोई इनके पास प्रपोजल ही नहीं होता कि इनके पास एक ही प्रपोजल होता है कि हम जो है हम कहते हैं कि 700 अरब हमें चाहिए, तो कहते हैं जी हम बिजली से पूरा करेंगे, पेट्रोल से पूरा करेंगे, डीजल से, ये बड़ा आसान होता है कलेक्ट करना। तो उनके पास हम कहते हैं एलीट क्लास पे लगाएं, अपने खर्चात का करें, गैर जरूरी तरक्याती नहीं, वो जो कहते हैं जो गाड़ियाँ चलती है वजीर के साथ में, वो कम करे ना। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि पेट्रोल फ्री जो दे रहे हैं, बिजली जो फ्री दे रहे हैं, ये खत्म करें। ये एलीट क्लास को क्या जरूरत है? उनको अगर देने भी है तो आप उनके अलाउंस बांध दें ताकि मिस यूज ना हो। अब एक आदमी को अगर 500 लीटर आप पेट्रोल देंगे तो वो उसका पूरा कीमत जो है इस्तेमाल करता है या फिर बेच देता है। इसी तरह वापसा वाले अपने मुलाजमीन को जो फ्री बिजली देते हैं या कुछ सरकारी लोगों को फ्री बिजली देते हैं तो वो भी आगे बेचते हैं। तो ये तो हाल है हमारे मुल्क में, जो है ये फैसिलिटी होनी नहीं चाहिए। उन लोगों को कहें जी भाई आप इनका कन्वेंशन अलाउंस दे दें या इनको एनर्जी अलाउंस दे दें। ये कौन सा तरीका है कि आप इनको जो है अलाउंस देते हैं और एक आदमी को 10-10 गाड़ियाँ देते हैं? गाड़ियाँ भी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उनको अलाउंस मिलना चाहिए या गाड़ियाँ उनको किस्तों पे ले लें और हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा उनको बैंकों से लोन अलाउ कर दे ताकि अब गाड़ियाँ ज़ाया भी ना हो। और एक अफसर है उसकी 10-10 गाड़ियाँ पूरी फैमिली इस्तेमाल कर रही होती है। इन चीज़ों को करती है, नौकर भी इस्तेमाल फैमिली करे, रोटी लेने के लिए भी गाड़ी जाती है। हाँ वो ज़रा माले मुफ्त दिले दे रहे वाली बात है। तो अगर आप अलाउंस कर देंगे फिर बचत भी करेंगे और इनको अपनी चीज़ें कॉलेज खुद खरीदें, हम आपको फाइनेंसिंग कर देते हैं, ये अच्छी पॉलिसी है, ना कि खरीद के उनके हवाले कर देना और 2 साल बाद गाड़ी का बेड़ा कर देना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी डिफॉल्ट से हम बचे हैं, लेकिन अब जून में फिर आएगा, फिर क्या करेंगे? बस फिर तो अभी ये लास्ट है, अल्लाह ताला ने कोई उनके दिल में रहम डाल दिया सैलाब की वजह से और कुछ प्रेशर भी था। कुछ दोस्त ममालिक ने भी उन्हें गारंटियाँ दी कि हम $5 अरब जो है इनको देंगे, उन्होंने मांगे थे। तो अब उन्होंने मान तो गए हैं, लेकिन अगली तो शायद ना माने अगर हमने कुछ ना किया। तो अगर हमने कुछ कर लिया, करने के लिए बहुत कुछ है। आप दुनिया की मिसाल ले लें, मोहम्मद मातर है, उसने पूरे मलेशिया को बदल दिया। ली क्वान ने अपने सिंगापुर को बदल दिया, अपना
मनमोहन सिंह ने जो है इंडिया को बदल दिया। तो ये ऐसे एक लोग थे जिन्होंने बड़ी उनकी वजह से पूरा मुल्क कंट्री जो है अपने भाई हमारे उनके यहाँ पर ये जो हमारे जो अदारे हैं वो हमारे उनके पास नहीं थे, वो उनका अवामी कंट्रोल था, उन्होंने कर लिया। यहाँ पर तो अदारे रुकावट बनते हैं ना कि आप हमारी मराहत क्यों कम कर रहे हैं। जिन्होंने कहा था कि मैं सुजुकी की गाड़ी में बिठाऊंगा उसको नौकरी से निकाल दिया। नहीं, ये सारी आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। आर्मी का हमारा बजट बहुत कम है, अगर देखा जाए तो ना, तो ये तो खाम खा उनको जो है ना। ओ भाई वो तो नहीं, आर्मी के बजट को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो बात उनके जो अल्लाह तआला दूसरे लोग जो उनके, अब आर्मी का अकेला मसला नहीं रहा है। अब जो आदमी हैं उनके जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, जजों के जो रिश्तेदार हैं वो भी पार्लियामेंट के मेंबर बन गए। तो अब उसकी वजह से तमाम मामला गड़बड़ हो रहे हैं ना। कोई भी चीज़, ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई है। तीनों जो ग्रुप हैं, जो चारों पांचों जो हैं ताकत के जो महवर हैं, वो पहला फ़ौज है, दूसरी जो है वो ब्यूरोक्रेसी है, तीसरी जो है वो सनतकार हैं, चौथे जो हैं वो जो आपके ज़मींदार हैं, और पांचवें जो है वो आवाम होते हैं बेचारे गरीब। तो अब चारों मिली हुई हैं अगेंस्ट आवाम। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। इसमें जो है आवाम को जो है अपना जो है एक ऐसा फोरम बनाना चाहिए जो कि इनसे इम्प्लीमेंट करें, जो कि जैसे कहा ना, अब आजकल सोशल मीडिया में बड़ी खबर जारी है कि एक आदमी की तनख्वाह तो अब जितने भी आप बैरोक्रेट हैं या जज हैं या हमारे जो भी जर्नैल हैं या जो भी हैं, उनकी तनख्वाह तो 1 लाख शो होती है, लेकिन फैसिलिटी 15-20 लाख दे रहे होते हैं, तो वो कौन नहीं की जाती। तो ये सही बात है। इसकी बजाय आप उनको सारी फैसिलिटियाँ वापस लें, उनको कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस दें, ताकि ये प्लॉट अलग है, हर एक को प्लॉट है। जो जिन चारों आदमियों को मैं नाम लिए, चारों के प्लॉट है भी बहुत है। हाँ, बल्कि अब तो कह रहे हैं, कोई आज अखबार में भी आया कि कोई कमेटी, बजट कमेटी बना रहे हैं और वो इन चीज़ों पे। हाँ, कमेटी जब बनाते हैं तो उसका मतलब कुछ भी नहीं होगा, कमेटी का मतलब कुछ नहीं होना। चलो, इनकी अपनी कमेटी निकल आती है, मेरे को लगता है कुछ करेंगे, बहरहाल कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना अगले 3 महीने आपके बहुत खतरनाक हो जी। चलें, ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मलिक बोस्तान साहब, आपका शुक्र है, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत पॉजिटिव बातें की हैं, उम्मीद है हमने करा दी ना उनसे, अच्छी उम्मीदें हैं उनको। नहीं, वो तो हमेशा पुरुम्मीद आदमी है। वो असल में बात ये नहीं है कि मलिक बोस्तान जो है वो एक अच्छा आदमी है, पुरुम्मीद है। और एक और मलिक साहब को ले लेते हैं, अभी वो भी इकोनॉमिस्ट हैं जी, मलिक एहसन, लेकिन ब्रेक के बाद ले लेंगे जी, ब्रेक के बाद ले लेंगे। नाज़रीन, मकसदा वक्फा है, वक्फे के बाद आप फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मिर्ज़ा साहब IMF पे बात करनी है और मोहम्मद एहसन मलिक साहब हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं, टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी, मोहम्मद एहसन मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। फिर प्रोग्राम सच बात में फरमाइए, जो IMF का जो माहिदा हुआ है, डिफ़ॉल्ट होने से हम बच गए हैं, तो अब इस पर तबसरा फरमाएं। सर, मेरे पास जो इतलात है वो तो ये है कि शायद गवर्नमेंट और उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और उन्होंने कोई 1 हफ्ते का टाइम मांगा है कि पहले आप ये चीजें इम्प्लीमेंट करें, लाइक पेट्रोल, गैस, और जो आपने कानून साजी करनी है वो कानून साजी करे। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद हमारी टीम दोबारा आएगी और इसको रिविजिट कर लेगी, फिर हमें वो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट में ले जाएंगे IMF के जो प्रोग्राम है उसके अंदर। तो अभी जो आप समझते हैं कि ये माहिदा नहीं हुआ है? मेरी समझ नहीं, अंडरस्टैंडिंग हुई है और अब वो कंप्लायंस चाहते हैं, क्योंकि हमेशा वो कहते हैं कि आप लोग कमिट करते हैं और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन रुक जाती है। तो अब कंप्लायंस किस तरह चाहते हैं कि वो पेट्रोल महंगा करें या कंप्लायंस ही चाहते हैं कि आप पेट्रोल की प्राइसेस में को रेज करें, आप बिजली के बिलों को रेज करें, आप गैस को रेज करें और जो आपके डेट्स हैं उनको कम करें, अपनी जो इम्पोर्ट्स हैं उसको आप बढ़ाने का प्लान दें हमें। ये सारी चीजें वर्कआउट हुई हैं। अब इसके मतलब क्या हुआ कि अभी यानी जो 4 हफ्ते बाद में या 3 हफ्ते बाद में, वो तो ये कहा जा रहा है ना कि वो फिर आएंगे नहीं ना जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग में एक एडवांटेज है सर
जो एक हमें सऊदी अरब से, चाइना से, यूएई से फ्रेंडली एड मिलने थी, जो कि कंडीशनल थी IMF प्लान से, तो वो चीजें उम्मीद है स्मूथ वे में रन होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन पब्लिक के ऊपर एक महंगाई का कमर तोड़ किस्म का एक प्रेशर आएगा। जब इतनी महंगाई होगी तो चीजें निकलेंगी, लेकिन हम बैगर कांट बी अ चूजर वाली बात है कि हमारे पास इसके अलावा और ऑप्शन भी कोई नहीं है। भाई आप एक ऑप्शन तो है ना कि आप इसको जो है वो जितने भी आलले तलले हैं आपके, जितने देखिए ना, आप इस वक्त 84 की आपकी कैबिनेट है, कभी सुना है तारीख में एक गरीब मुल्क का जो कि भाई भी मांग रहा है, उसको 84 की कैबिनेट है उसकी, तो अब उसमें 84 की कैबिनेट है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ नालायकी है और ये PM साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेट इस वजह से भी है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो भी मतलब पॉलिटिकल अनरेस्ट इतना है कि कहीं पे भी मफाहमत की बात नहीं होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने APC बुलाने की कोशिश की है तो उसके ऊपर भी जो लोगों का तर्ज अमल था वो आपके सामने है कि मतलब लोग चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान स्टेबल हो। लेकिन भाई आप बताइए कि कैसे स्टेबल हो गए? एक हुकूमत को आपने निकाल दिया, दूसरी हुकूमत को जो कि पहले आप जिसको आप कहते रहे, सारे इदारे कहते रहे, सारे लोग कहते रहे कि ये जो है वो बेईमान है, चोर है, डाकू है, सज़ा याफ्ता लोग हैं, वो सज़ा उन्होंने सारे काम अपने कर लिए, नैब को पैरों में जंजीर डाल दी, अपने आप को बरी कर लिया सारे कामों से। अब सवाल ये है कि अब उसके बाद में कौन उस पर एतबार करेगा ऐसे लोगों पर, जो कि पहले आपने उनको जो है सारी जगह दुनिया भर में बदनाम किया, सारी जगह पर उसके खिलाफ सबूत फराहम किए, उसके बाद में अब आप कहते हैं कि वो उनको बरी कर दिया जाए, और तो कौन उस पर एतबार करेगा? कोई हुकूमत थोड़ी है वो। सर आप बात ठीक कर रहे हैं, बट जिस तरीके से उनको निकाला गया वो तो मतलब प्रेसिडेंट की थी ना, मतलब कोई एविडेंस नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे, इल्जामात थे, और इनको तो पॉलिटिकल तरीके से निकाला गया था। मतलब कहाँ से पॉलिटिकल तरीका निकाला था? पॉलिटिकल क्या था? पॉलिटिकल तरीका था जो आप जिस आदमी के ऊपर आप जो केस जो है उसके ऊपर जो फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो उस दिन उसको बना दिया वज़ीर आज़म। कहाँ से फर्द जुर्म आयद होगी इस पर? सर फर्द जुर्म उसको, अच्छा उसको वज़ीर आज़म बना दिया, किसने बना दिया? भाई मतलब आप जिन्होंने बनाया बना दिया। आप ये तो कोई आदमी को पूछने की बात है किसने नहीं बनाया। गवर्नमेंट थी उसको टांग देते, मतलब 4 साल वो तो भाई देखिए ना, अब तो सारी दुनिया जान रही है कि बाजवा साहब ने बनाया उन्हें, और बाजवा साहब खुद इकरार कर रहे हैं अब तो। सर इकरार कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मतलब मेरी मर्जी के बगैर चीज नहीं हिलती थी, तो नहीं वो उसके कहने से क्या होता था उसके बाद वो भाई हम तो जानते हैं ना सारी बातों को, हमारे हम कोई आज की थोड़ी है, हम 1988 से ये सारे मामला को समझते हैं। तो अब ये बात जो आप कह रहे हैं वो बात आप अपनी जगह पे है, लेकिन आप यहाँ पे बात ना करें। बात ये है कि कौन इन पर एतबार करेगा, बात बहस ये है। सर अभी तक तो जो एतबार कौन करेगा, मतलब बात ये है नहीं, आप कह रहे हैं ना, आपने ये जुमला कहा है कि APC जो है, आप बात APC पे चली थी, APC पे क्यों जाएंगे इमरान खान? देखो मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, ये बात पक्की है कि मैंने कभी इमरान खान को, मैं वाहिद आदमी हूँ जो इमरान खान को सपोर्ट नहीं किया, सिवाय उसके जब उसने वो इस्लामोफोबिया वाली बात की, ये बात तकरीर की, बस उन 2 वाक़े के अलावा मैंने कभी इमरान को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब इसके बावजूद भी इमरान खान या नून लीग का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ तो जनरल कंसेंसस इस वक्त इस हुकूमत के साथ नहीं है भाई। देखो ना, अब जब एक आदमी इतने 18 सीटें में से 15 सीटें निकाल के ले जाए, तो वो अब पॉपुलर वो हुआ कि ये हुई जो गवर्नमेंट बैठी हुई है। फिर आप वो कहें उसने जो अपनी कौन ऐसा होगा दुनिया के अंदर जिसने कि अपनी हुकूमत में होते हुए इस्तीफा दे दिया, इसके बावजूद भी इलेक्शन नहीं करा रहे भाई। अब उसके बहाने बना रहे हैं कि साहब भाई ईरान के अंदर जंग हो रही थी इराक के साथ में, फिर भी इलेक्शन हुए, तो आपके यहाँ क्यों नहीं हो सकते? सर हमारी फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है इस वक्त भाई। आपकी जब फाइनेंशियल वायबिलिटी 84 जब आदमी जब फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं होती आपकी, वहाँ पर आपके पास कुछ नहीं होता है।
यहाँ पर जब आप एक एक आदमी पर, मैं खुद वजीर रहा हूँ, 10 गाड़ियाँ थी मेरे पास, मैं तो वापस कर दी। अब मुझे बताइए कि आप अगर फ़र्ज़ के वज़ीरों को आपने रख लिया है, तो अगर फ़र्ज़ को मुफ्त में भी रख रहे हैं, तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, तो गाड़ियाँ तो आप दे रहे हैं ना, पेट्रोल भी दे रहे हैं, सेक्रेटरी भी दे रहे हैं, आप उनके स्टाफ भी दे रहे हैं, तो वो तो एक महकमा भी दे रहे हैं, तो फिर वो खर्चा तो हो रहा है ना। जब यहाँ खर्चा हो सकता है, वहाँ इलेक्शन में खर्चा नहीं हो सकता। ये नहीं होना चाहिए, नहीं हो चाहिए तो फिर भाई इलेक्शन आखिर में अल्टीमेटली कौमें जो होती हैं वो इलेक्शन पर जाती हैं और सही नुमाइंदे लाती हैं, तो जाके काम चलता है। आप ही बताइए कि जो आप बता रहे हैं कि ये जो अफादियत है इसकी, अब हम तो ये कह रहे हैं ना कि जो लोग भी जो है इसके जो फ़ायदा उठाते हैं वो अपने फ़ायदों को छोड़ें और पाकिस्तान को बचाएं। अब IMF ये कह रहा है कि भाई आपके जो 17 ग्रेड के अफसर हैं उनके आप ऐसे बताओ, तो इसमें तो गलत बात तो नहीं कर रहा वो। सर मैं ऑनेस्टली अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछें तो वो तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। IMF तो ये भी कहता है कि आपने इतनी बड़ी फौज रखी हुई है, उसका बजट 1.3 ट्रिलियन है। फौज पे खिलाफ बात नहीं करें, फौज को हमारी जरूरत है। मैं सर मेरी अर्थ तो सुन लेना, मेरी अर्थ सुन लें। वो कहते हैं फौज का बजट है 1.3 ट्रिलियन, आपका वापदा का सर्कुलर डेट है 1.6 ट्रिलियन। तो यार आप मतलब कर क्या रहे हैं? इधर 8 लाख 7 लाख आपकी फौज है और इधर वापदा में आपके 50,000 60,000 मुलाजमीन है, आपसे वापदा ही मैनेज नहीं हो रहा है, आपसे गैस ही मैनेज नहीं हो रही है। ठीक है, ये बात सही है। तो बात ये है कि हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। ठीक बात है, हमारी अपनी गलतियां हैं, मतलब हम हमारे पॉलिटिशियंस IMF को बुरा प्रेजेंट नहीं, हम नहीं कहते IMF को, भाई IMF अब ठीक कर रहा है बात, अगर हमारी फौज के खिलाफ बात ना करे तो फिर ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए आज से कि फौज हमारी ज़रूरत है, सिक्योरिटी के हमारे मामलात हैं। हम पाकिस्तान एक अजीब व गरीब मुल्क है और दुनिया के नक्शे के अंदर एक बहुत अहमियत इंपॉर्टेंस रखता है, तो उस लिहाज से हमें फौज की तो बड़ी सख्त ज़रूरत है। जी सर मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ, मैंने उसी तायीद में ये बात बोली कि वापदा फौज से ज्यादा बजट खा रहा है हमारा। सही कहा। गैस हमारी इससे ज्यादा सर्कुलर डेट है, ठीक बात है। स्टील का इससे ज्यादा सर्कुलर डेट है, उसको खत्म करें। तो बात ये खत्म कैसे होगा? अगर कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट खत्म होगा, हर रोज एक नया इशू खड़ा हुआ होता है हमारे मुल्क में। भाई एक बात ये है मेरे भाई एहसन साहब, ये जूझ भी आप बात कर लें, पॉलिटिकल अनरेस्ट को ख़त्म करने के तरीके होते हैं। जो अनपॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो उसके ज़रिए से अनरेस्ट ख़त्म नहीं हो सकता, अनरेस्ट बढ़ेगा। अनरेस्ट को कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, अगर ये हुकूमत रही है और 84 आदमी के मेंबर हो, रोज़ाना एक आदमी बढ़ा देता है वो हेड पहन कर, वो आदमी मैंने आप 78 पे में एतराज़ कर रहे थे तो एकदम से 4 और बढ़ा दिए उसने। एक आदमी पहले बढ़ाया फिर और 4 और बढ़ा दिए, 5 बढ़ा दिए। तो अब ये कोई तरीका है? उससे कौन बात करना पसंद करेगा? सर आपकी बात ठीक है, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, बट इस गवर्नमेंट की आपके बाहर एक्सेप्टेबिलिटी तो है ना, जो पॉपुलर गवर्नमेंट के लीडर है। एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए है कि वो हुकूमत में है, बस दैट्स इट। हुकूमत जो भी हुकूमत में होती है वो आप भी आ जाएंगे तो आपकी भी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। नहीं सर ऐसे नहीं है, चाइना इमरान खान से बात करने को तैयार था। मुझे बताइए परवेज मुशर्रफ कहाँ से एक्सेसिबिलिटी लाया था? वो हुकूमत में आगे बैठ गया था, एक्सेप्ट हो गई। तो वो तो हुकूमत में होने की वजह से होता है कि हुकूमत के अंदर जिसके पास भी जो लॉर्ड ऑफ अथॉरिटी है वो उसके पास है। सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, चाइना इमरान खान से बात करने को रजामंद था? भाई आप बात ये है कि अमेरिका भी तो नहीं था, वो बात ये थी कि अमेरिका भी तो नहीं था, बात तो सभी करते थे सब। अमेरिका जब इमरान को गया था, इमरान को तो सर यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में ठीक है ये अगर पॉपुलर नहीं है, बट इनकी बाहर एक्सेप्टेबिलिटी तो है ना। अच्छा जी, हमने उसको नहीं मानते इस लिहाज से कि नहीं है इनकी एक्सेप्टेबिलिटी, इनको बस इसमें तो मजबूरी है। अगर ऐसे होती है तो अब तक सऊदी अरब ये नहीं कहता कि अपने हालात खुद ठीक करो। कहाँ एक्सेप्टेबिलिटी है इनकी? नहीं सर, सऊदी अरब ने ये नहीं कहा हालात ठीक करो, सऊदी अरब ने कहा मैं बिल्कुल करूंगा, बट आपको पहले IMF को सेटिस्फाई करना है। नहीं, उसने ये कहा, उनके सफीर ने कहा है कि आप अपने घर को तो ठीक करो, जो 84 आदमी लेके बैठे हो। हमारे घर में गलतियां हैं, अपने हाउस को इन ऑर्डर करने की जरूरत है। मोहम्मद एहसन मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त इनायत फरमाया, आपका बहुत मशकूर है जी। मेरे साथ बात हो गई मलिक एहसन साहब से, अब आ जाए जरा कराची वाली बात कर लें। और कराची को नज़रअंदाज करने पर MQM का मुमकिन धरना,
खैर वो देखिए मनाने की वो अभी कोशिश हो रही कराची है। से ज़्यादा अहम ये तो ये 90 रोज़ का जो इंतखाब का मसला है। जी पहले ये कर लें, ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म आया है, जी। अब इसमें पीटीआई वालों ने तो इस पर साथ दिया, लेकिन वो फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, जी वहाँ से उनको मिल जाएगी। इससे ऑर्डर ले लिया, कुछ भी हाँ। ले लिया तो बस काम हो तो गया। अब ये काम जो है इस मुल्क का मामला जो है अजीब तरह से चल रहा है। तो अब देखें क्या होता है, मैं समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए भाई। ये बात ये है कि वैसे असूली तौर पर बाई लॉ तो 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। जी तो अब इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो गवर्नर साहब कहते हैं वो नहीं होता है। वो हर एक आदमी जो, क्योंकि हर एक चीज़ उनके पास चली गई है, वो पुलिस उनके पास है, उनके पास जो है जो इलेक्शन कमीशन है वो उनके कब्ज़े में है, पार्लियामेंट जो है वो उनके पास है। वो सारे कह रहे थे हम पर पैसे नहीं है, हम क्या करें। और हम सिक्योरिटी का भी बहाना किया है, सिक्योरिटी का कि वो बहाना भी किया, हम नहीं कर सकते। अब जब ईरान में इनकलाब आ रहा था, लड़ाई हो रही थी इराक के दरमियान, फिर भी इलेक्शन तो हुए उनके। तो जब वहाँ इलेक्शन हो सकते तो यहाँ भी हो सकते हैं। अगर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी आएगा तो आएगा, आते रहे, लेकिन इलेक्शन तो होने चाहिए। इलेक्शन अभी ना ये आप ये गैर मकबूल हुकूमत बैठी है, ये कैसे चल सकती है? और कोई मान भी नहीं रहा उनके फैसले को, फैसले ये नहीं भी मानता, समझना चाहिए उनको। कोई नहीं मान रहा। लेकिन अच्छा एक और, लेकिन मेरे साहब एक तासुर ये भी जा रहा है कि वो टिल्ट है थोड़ा सा अदलिया का झुकाव। भाई अदलिया का क्या जो, अब मुझे बताइए, ये तो ये इनकी प्रोपेगेंडा है, आप इनके प्रोपेगेंडा में आ रहे हैं। इसमें क्या टिल्ट नजर आ रहा है आपको? जो 90 डे का बाई कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, तो अदालत ये फैसला करी, तो इसमें कहाँ से टिल्ट नजर आ रहा है आपको? इसमें कहाँ से टिल्ट है? ये तो सिर्फ आप उसके प्रोपेगेंडा कर रही है मुस्लिम लीग नून के साहब, आप पर टिल्ट है इनका। भाई आप बेकार की बातें छोड़े, कहाँ तक टिल्ट? उसको निकाल दिया, उस वक्त टिल्ट नहीं था आपके साथ, आपकी तरफ। रात को अदालत लगी थी, रात को बिचवा बात आपने ये कहा, अभी वो बोल रहे हैं बाजवा साहब कि अगर मैं नहीं निकालता उनको तो मुल्क टूट जाता। वो ठीक है बात उसकी, जो बात उसने कही है वो बात उसको हम जानते हैं कि वो बात उससे ठीक कर रहा है वो, क्योंकि जिस अंदाज से ये काम कर रहा था, ये तो बिल्कुल ये मतलब है अभी बिल्कुल सॉवरेन बन गया था, खुद मुख्तार बन गया था अमेरिका को। भाई देखिए होता ये है पाकिस्तान में क्या, अमेरिका के, मैंने एक दफ़ा, ये मैं 2004-05 की बात बता रहा हूँ जी, तो वहाँ पर मैंने किसी से पूछा कि भाई हमारा, किसी बड़े आदमी से पूछा, तो कहा कि भाई ये जो हमारा चीफ गया है या हमारा जो अब DGISI गया है, क्यों गया है ये वहाँ अमेरिका के साहब? उन्होंने बुलाया CIA के डायरेक्टर ने। तो मैंने कहा यार CIA के डायरेक्टर को बुलाए तो हमारा भागा चला जाता है? कहना हाँ चला जाता है। CIA के डायरेक्टर बुलाया, हम ना जाए, ये कैसे हो सकता? ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ आपको। तो और वो बहुत रिलायबल आदमी था। जिस आदमी ने मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा कि अच्छा तो हम इतने कमज़ोर हैं? कहने जी हाँ हम कमज़ोर हैं, हम तो CIA डायरेक्टर, ये CIA डायरेक्टर से मिलता नहीं था। तो अब आप नहीं मिला तो उन्होंने फिर जो है, पहले उन्होंने जो बात की थी वो इसलिए की थी कि वो CIA के डायरेक्टर से अगर ये मिल लेता तो फिर वो जो था जो बाइडन इससे फ़ोन पर बात कर लेता, क्योंकि उससे बातें तय कर जाता भाई क्या क्या बातें करनी है एक दूसरे की। लेकिन इसने लिफ्ट नहीं कराई, उसने कहा था DGISI से मिलो। तो अब वो DGISI भी डबल गेम खेल रहा था, जो आई हार्ड अबाउट इट, तो वो भी जो है वो अपना पता नहीं, अब लोग बाग ये भी कहते हैं कि जो ख़ुद भी जो उनके यहाँ दफ्तर में बैठा हुआ था, वो सारी ख़बरें उन्होंने पीरनी के ऊपर एक पीर बना के बैठा दिया था। जो ख़बरें मियाँ बीवी के दरमियान होती थी वो उन्होंने कैमरे लगाए हुए थे, तो वो पीर को बता देते थे। वो पीर नहीं उनको, दूसरे दिन वो पीर साहब उनको बता देते थे कि साहब ये बात आपके दरमियान में हुई है, तो उन्होंने उसको बना दिया। अब इस तरह से ISI उसको कंट्रोल करती थी इमरान खान को। तो अब वो भी इंडिपेंडेंटली कंट्रोल एक आदमी कर रहा था DGISI। ये कहते हैं लोग बाग, मैं मुझे वल्लाह बिस्वाब, मुझे तो कोई इसका कोई हकीकत नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि ये बात ये इस तरह से उसको क्या तो बदनाम किया जा रहा है, या फिर ये जो आदमी के एक मेजर को गिरफ्तार किया है वहाँ पर, तो उसके बाद से तो ये बात बहुत आम हुई है ना जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में से उनकी नकलो हरकत को और उनकी जो टेलीफोन कॉल को जो टेप कर रहा था जी, उसके बाद में गिरफ्तारी हुई है। भाजपा के ज़माने में उसको गिरफ्तार किया लड़के को, तो वो नाम भी उसका जाहिर किया उन्होंने, हम तो खैर नहीं बताना चाहते। बात मेरे साहब वहीं पे आगे रुकेगी कि मुदाखलत जब तक ख़त्म नहीं होगी मामला ठीक नहीं होंगे। भाई मुदाखलत अगर ख़त्म भी नहीं होगी, देखिए मुदाखलत पॉजिटिव करनी चाहिए, इनको इन्होंने नेगेटिव बना दिया है। पहले जब मुदाखलत होती थी तो कौम और मुल्क के नाम पे होती थी और उसमें फ़ायदा होता था। अब ये मुदाखलत ज़ाती मफाद के लिए करते हैं कि साहब हमें एक्सटेंशन दी जाए या फ़लान दी जाए या हमें ये अमरात दी जाए। जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने किया,
कि हर एक को प्लॉट दे दिए। यहाँ पर काम सबसे ज़्यादा किया गया, आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 प्लॉट दे दे, जो भी चाहें ले लें, आप प्लॉट ले लें, जो कुछ भी ले लें, अमीर बन जाए। तो अब बात ये है कि जैन साहब, मसला ये है कि फिर बाजवा साहब ने भी ये काम किया। तो अब अगर आदमी अब यहाँ रुकोगे तो फिर किस तरह से, वो तो आदत पड़ गई उन लोगों को भाई अब प्लॉट लेने की और लेने की, तो अब वो सारे आदमी अमीर बनना चाहते हैं। तो मसला ये है कि फिर फ़ौज तो का काम तो नहीं रहा ना भाई, आपको फिर ये आप कहीं रुकना पड़ेगा जी, फ़ौज बननी पड़ेगी जैसे राय शरीफ ने बनाई थी। बिल्कुल ठीक है। अभी तक वो कोई उसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। जो वाक़या हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर 160 के करीब अफराद जो है वो शहीद हुए हैं, या 100 जो भी आखिरी 100-105 की तादाद 105 जो भी है, तो उस तादाद के बाद में 100 बाकी तो जख्मी भी तो हुए हैं, बहुत शदीद जख्मी लोग। तो फिर अभी बात ये कहने की है कि आप उसके बाद में भी अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा जी। तो फिर तो सवाल उठेंगे कि भाई ये तो वो तो फिर ये सवाल उठ रहा है कि भाई ये तो खुद ने कराया कि ताकि इलेक्शन ना हो। तो ये तो एक बड़ा मसला खड़ा हो गया ना। अब इसको भी नलीफाई करना है आपको, और ये बात भी साबित करना है कि भाई फ़ौज जो है वो तुम्हारी है। ये दो बड़े बड़े जो इस वक्त सवाल उठ रहे हैं और जो चीफ आर्मी साहब के लिए चैलेंजेस हैं वो ये हैं जी। इनको अच्छा मेरे साहब बयानी करानी पड़ेगी कि साहब हमें जो है वो हम पाकिस्तानी फ़ौज हैं और हम आपके हैं। तो ये बात यकीन अभी तक नहीं कर रहे लोग बाग जी। आज एक और डेवलपमेंट जो हुई है, वो जो शौकत खानम फंड की पेशी थी, वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए इमरान खान साहब। उन्होंने के मान लिया जी कि वो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये फैसला। ठीक है, वो बात उसकी, वो इमरान खान की ये आदत है कि जब एक इदारा बना देता है तो फिर उसमें मदाखलत नहीं करता। सारी दुनिया जानती है, अब इसने नस बनाई है वहाँ पर भी मदाखलत नहीं करता ये जी। जो भी बात है ये बैक बोर्ड बना के छोड़ देता है, उसको कहता है भाई अब आप चलाओ, आप ये दुरुस्त बात कर रहा है, जो भी बात कर रहा है इमरान दुरुस्त कर रहा है इस मामले में, वहाँ से ये पैसे नहीं लेता। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि $3 मिलियन की सरमायाकारी हो जिसमें ये खुद शामिल थे और बाद में इन्होंने कहा कि जी वो फैसला हमारा तो नहीं था? नहीं, मुझे नहीं मालूम भाई। ये बात ऐसी है कि बाकी ये बात सारी दुनिया जानती है कि ये आदमी मदाखलत नहीं करता। वो ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई दो बात नहीं है। सब लोग इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि जो इदारा ये बना देता है उसमें ये मदाखलत कभी सिफारिश तक नहीं करता किसी की। हाँ, बात सब लोग चूंकि 120 बन गया है तो उसी पे उस पर चलता है जी, उसमें नहीं मानता। चलें अब ये तो हो जाएगा, अभी केस क्या चलेगा पता चल जाएगा। फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो सियासी मौज़ूआत पे बात करेंगे। नाज़रीन मौसूदा वक्फा है, वक्फे के बाद तो फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब ये कराची की बात कर लें जी, करें जी। तो हमारे नुमाइंदे शाहिद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जी। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। बताइए क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची में, कौन बन रहा है यहाँ का मेयर? देखिए मिर्जा साहब, पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है पहले एमक्यूम को यकीन दिलाई गई थी कि एमक्यूम पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया था कि हम बलदियाती इलेक्शन का बाइकाट करेंगे, जिसके बाद उन्होंने बलदियाती इलेक्शन का बाइकाट भी किया। रातों की नींदें भी जो है उजाड़ दी गई। ये भी कहा जा रहा था कि वफाक से अलग हो जाएगी एमक्यूम, जहाँ पर गवर्नर सिंह के पास एक अहम बैठक हुई थी। इलेक्शन से कुछ घंटे रह चुके थे, एक पीपल्स पार्टी की जानिब से अहम रहनुमाओं की तरफ से भी बैठक हुई थी, जिसके अंदर जो पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियात जो थी और उन्होंने नाराजगी का इजहार किया था, जिसके अंदर सर मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी की जानिब से ये कहा जा रहा था तो बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है अपनी तारीख के मुताबिक किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो एक बात सामने ये आ रहा था कि नजमी आलम का नाम था, लेकिन इस वक्त जो है हमारे ज़राए ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाएगा वो ही मुर्तज़ा वहाब का ही नाम है। और मुर्तज़ा वहाब को क्योंकि बिलावल भुट्टो एक पसंद करते हैं, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब जो वज़ीर कानून भी रह चुके हैं और तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब। ये बताइए कि ये जमात इस्लामी क्या करेगी? जमात इस्लामी मानेगी ये बात को? देखिए, जमात इस्लामी के साथ जो इनके मुज़ाकरात चल रहे थे उसके बाद वो यही कहना था कि जमात इस्लामी का ये कहना था कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए और डिप्टी मेयर आपका बनाया जाए, लेकिन जो ये बात जो मानने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार कहीं भी नहीं थी। इस वक्त जो एक और इलेक्शन की तरफ जाना है जिसमें एमक्यूम ने भी कहा जा रहा था कि हम झंडों का ऐलान करेंगे, इसके बावजूद जो आज आप मुझे बताइए कि पीटीआई किसका साथ दे रही है फिर, पीपल्स पार्टी का या एमक्यूम का? देखिए, पीटीआई जो है पीटीआई जो जमात इस्लामी के साथ
जो मजबूत थी। पीटीआई ने जो है दावत भी दी थी और जमात इस्लामी वहाँ उनका वक्त पहुंचा भी था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन इस वक्त जो है कहानी सामने ये आ रही है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो है एक बार फिर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो चुकी है। और वही जो बात थी, गवर्नर सिंह कामन टिसोरी साहब अब से कुछ देर बाद हैदराबाद भी जा रहे हैं पीपल्स पार्टी का पैगाम लेके कि एमक्यूएम जो है अपने धरने को मौखर करे और पीपल्स पार्टी की जो बात होगी उसको सामने रखा जाएगा। उसके बाद एमक्यूएम राब्ता कमेटी और डिप्टी जो राब्ता कमेटी के जो उसमें क्या आपका क्या ख्याल है, उसमें क्या सवाल करेंगे उनको? अब वो मेयर मांग रहे हैं अपना? नहीं, उनको देखिए मिर्जा साहब, मेयर की बात तो उनके सामने आ रही है, लेकिन इस वक्त जो अभी 9 हल्कों में जो इलेक्शन कराया जा रहा है जिसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से एमक्यूएम को जो है 4 सीटें दी जा रही है, जिसके बाद जो एमक्यूएम ने अपनी नाराजगी का इजहार किया था। इसीलिए गवर्नर सिंह जो इस वक्त एक बार फिर ग्राउंड में उतर चुके हैं और बीच में बैठकर जो है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की नाराजगी को दूर करने के लिए आज वो हैदराबाद पैगाम लेके जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। अच्छा, तो अभी इस मामले में यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब मेजॉरिटी, तो फिर जो अगर देखा जाए तो अगर उनकी सीटें कितनी है जमात इस्लामी की? लेकिन जमात इस्लामी की सीटें इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी नंबर 1 पर और जमात इस्लामी जो भाई नंबर 1 तादाद कितनी है? इनकी तकरीबन जो है 86 की तादाद थी, जिसके बाद और पीटीआई के पीटीआई की जो है मिर्जा साहब कम सीटें बताई जाती हैं। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए ना तो पीपल्स पार्टी तो 39 फिर वो बन सकते हैं, उन दोनों का इत्तेहाद हो तो बन सकते हैं जी। पीटीआई और पीपल्स पार्टी अगर इत्तेहाद करती है तो इनका मेयर और डिप्टी मेयर बन सकता है। लेकिन क्या रुकावट है पीटीआई के और जमात इस्लामी के आपस में इत्तेहाद में? देखिए, जमात इस्लामी और पीटीआई का इत्तेफाक में यही रुकावट थी, क्योंकि पीटीआई ने कहा था मेयर हमारा बनेगा और इसमें जमात इस्लामी का यही कहना था कि मेयर हमारा हुआ, डिप्टी मेयर आपका हुआ। यही कहानी चलती रही, जिसके बाद जो है पीपल्स पार्टी का एक वक्त सईद गनी की समय जो है जमात इस्लामी के वक्त से मुलाकात करने गया था, यकीन दहानी कराई थी। उसके बावजूद जो है जमात इस्लामी ने अपना ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। पीटीआई की जानिब जो है वो अपनी रागिब वो पीटीआई की जानिब पहुंचे और वहां पर इनकी बातचीत हुई, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। लेकिन अब तक जो है कहानी सामने यही चलती आ रही है। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि अभी तक फैसला नहीं हुआ। आपका शुक्रिया शाहिद एजाज साहब, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिर्जा साहब, फिर ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद आएंगे तो 2 मौजूद आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, मकसद वक्फा है, वक्फे एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, ये जो मकबूजा कशीर वाली बात है, ये तो काम मामला नहीं रुकेगा जब तक कोई अमली इक़दाम नहीं होगा। देखिए, मोदी की जो फस्तायत है वो आप ठीक कह रहे हैं कि आलमी इदारा उसमें खामोश है, इंसानी हुकूमत की खुली पामाली हो रही है। मगर अखबार में बताया बस हमेशा से रहा है, कभी भी ये ताकत की बात है। आप बड़ा यानी जो कैद खाना बना रखा है उन्होंने इसको, और ये जो पिछले 3 सालों से 4 सालों से वो अभी तक चल रहा है, 3.5 साल से ऊपर हो गए हैं। तो इस पर अभी तमाम इंसानियत जो है वो दर्जा बदनाम है। लेकिन ये है कि जो जुल्म बर्बरीत फ़लस्तीन में और कश्मीर में हो रहा है उसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती है, मिलती है होगी, लेकिन ये है कि यहाँ तो हाँ वो बहुत ज़्यादा शामी हुकूमत ने मैंने जो बशर असद ने जो है 40,000 आदमी एक दिन मार दिए थे हमस में। तो अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर ये जद्दोजहद का जो मामला है वो ये जारी है और ये चल रहा है। और उसके मुकाबले में फिर जो अब इंडिया जो है वो हमारे यहाँ बलूचिस्तान में और सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो तहरीकों को जो है जन्म देने की कोशिश कर रहा है। और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वो अपने आदमियों को उन्होंने कारिंदों को लगा रखा है, जो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जो मैं समझता हूँ कि जब से बहुत काफ़ी इनके जो ठिकानों को मारा है तो उसके बाद में जो एक वाक़या हुआ है वो कोलू में हुआ है, वहाँ पर भी वो जो उसको सफाई करने गए थे तो फिर वो जो उससे वो जो हमारा एक मेजर और एक बच्चा शहीद हुआ है, तो वो कोलू का जो इलाका है वो इन मरियों का इलाका है, वहाँ पर होना नहीं चाहिए था। लेकिन बहरहाल कोई अगर माइन थी तो उसमें क्या करें, वो सफाई करने गए थे तो उसके अंदर वो फिर शहीद हो गए हैं। अदरवाइज़ अभी 3-4 दिन से तो वहाँ पर कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ है, जो कि जब से 2-3 ऑपरेशन वहाँ उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त हुए हैं, जो उनके अड्डों पर हमले किए गए हैं।
तो अब ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ आपको करनी पड़ेंगी, और इसके अलावा जो आपको खैबर पख्तूनख्वा में भी करनी पड़ेगी, और बहुत ज़ोर की करनी पड़ेगी, और बिला इम्तियाज़ करनी पड़ेगी। तो ये बिला इम्तियाज़ से मुराद ये है कि ये नहीं होगा कि अवाम पर पढ़ाई दौड़ दें, लेकिन जो दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़। तो अब बहस ये है कि यहाँ पे जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल के अंदर कश्मीर की जो की वादी में वो तो एक असूली जंग लड़ रहे हैं, और वो अपनी हुर्रियत की लड़ाई कर रहे हैं, जो लड़ाई आज से नहीं 1931 से चल रही है लड़ाई। वो डोगरा राज से लड़ाई कर रहे हैं, और आज तक 13 जो तारीख थी वहाँ की, उस वक्त से लेकर अब तक जो है लड़ाई जारी है, और वो आज़ाद अभी तक नहीं हो सके हैं जी। फिर अब देखें सूरत हाल क्या बनती है, इसमें जो कुछ भी हो वो सूरत हाल गंभीर होती चली जा रही है। जी आखिरी मौजू पे आ जाएं जी। अमेरिका ने एक मशकूक चीज़ को मार गिराया जो उनकी अलास्का की फ़ज़ा में बड़ा अलास्का का वो इलाका है, अलास्का का वो इलाका है जहाँ पर ये हार्प का टेक्नोलॉजी लगी हुई है जी। अगर वह मशकूक चीज़ गई है तो वो सही गई है। मैंने यही कहा था कल के आगे प्रोग्राम में, कहा था कि अलास्का की जगह है, उसको चेक करो, वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहाँ पर कोई घास नहीं उगती, वहाँ परिंदा उड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो उसमें इतनी ज़्यादा हीट है उसके अंदर कि कोई भी परिंदा गिर जाए तो जल भुन जाता है जी। तो वो जो रेडिएशन होती है उससे जो तारों से जो उनकी जो एंटीना लगाए हैं वो एंटीना जो लगाए हैं उससे जो होता है वो वहाँ पर कुछ चीज़ उगती नहीं है, तो उससे ही अमेरिका अपने आप को तबाही का सामान कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें एक जगह नहीं है, 3 जगह पर उन्होंने लगा रखे हैं। लेकिन अलास्का का जो है वो ज़्यादा मुतादिक है, बड़ा है, और वही ज़्यादा अमली करता है। तो जो तुर्की का ज़लज़ला है, या पाकिस्तान के 2005 का जो ज़लज़ला था, या पाकिस्तान 2010 का हमारा सैलाब था, या 2022 का सैलाब पाकिस्तान का था, सब ये उसी हाथ का वो है। जो लोग बाग हमारा उस वक्त मजाक उड़ाते थे 2010 में, तो बहुत मजाक उड़ा हमारा, जब हमने 28 जुलाई 2010 को जब जंग में हमारा आर्टिकल छपा पेज 3 पर, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों ने हम पर वो कहा। फिर इसके बाद में फिर हमारे मैगज़ीन में छप गया, इंटरेक्शन में अंग्रेज़ी में भी छपा, उर्दू में भी छपा। फिर इसके बाद में हमारे जो ज़ाविया निगाह में जो हमारा जो मैगज़ीन है उस पर छपा, और वो फिर इसके बाद में हमने उसकी रिपीटेशन फिर की जब वो जापान का जब वो ज़लज़ला आया तो सुनामी आई, तो उस वक्त हमने कहा कि ये आर्टिफिशियल है। उसकी वजह ये थी कि जो शहंशाह थे जापान के, वो 3 दफ़ा चले गए थे चीन जो है वो अपना पेट्रोल डॉलर को चेंज करने के लिए। तो जहाँ पेट्रोल डॉलर का नाम आता है फिर वहाँ पर लोग बाग उसको मार देते हैं आदमी को, और उस मुल्क को तबाह कर देते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो बात चल रही थी उस वक्त, जिस वक्त इमरान को हटाया गया था, तो उस वक्त पेट्रोल डॉलर की बात चल रही थी कि भाई हम लेन देन जो करेंगे वो पाकिस्तानी करेंसी में करेंगे और रूबल में करेंगे। जी वो रशिया से जो हमारी तरह ताल्लुकात बढ़ लेते और कुछ तिजारत ही बढ़ने वाली थी। जी जी। बहरहाल ये अभी एक अलास्का में अब इसका तयन नहीं होगा जो छोटी चीज़ क्या चीज़ थी, उसका साइज़ क्या था, मगर ये अमेरिका भी हैरान है कि ये चीन जो है मुसलसल उसके ऊपर हमले कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों में वो चीन का गुब्बारा आया था, वो भी उसके भी डेब्रीज उनको नहीं मिल सके हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया होगा कि अगर ये फटे तो वो सारे मेल्ट हो जाएं। तो इन्हें कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली होगी जिससे कि वो बहरहाल ये है कि इनको बताना चाहते हैं कि तुम्हारी जो टेक्नोलॉजी में जो दस्तरस थी, अब जो तुम्हारी जो बहुत ज़्यादा तुम्हारा गिरफ्त थी वो हमने तोड़ दी है। और वो मैसेज उनको मैंने बहुत अच्छी तरह से इस आज के बाद में चला गया है। जो मशकी चीज़ को गिराया है जी, बहुत छोटी चीज़ थी, महवे परवाज़ थी, और उसको चीज़ गिराया गया, जिसकी वजह से अब तयन नहीं हो सका कि वो क्या चीज़ थी, छोटा साइज था, लेकिन बहरहाल चीज़ ज़रूर थी जो कि अलास्का में उड़ी, और वो सही जगह पे उड़ी है, ताकि उनको लोगों को दुनिया को बता दिया जाए कि ये अलास्का है जहाँ से ये लोग जो है वो लोगों के यहाँ पर सैलाब लाते हैं, ज़लज़ले लाते हैं, जो कि इस वक्त शाम और तुर्की जो है से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंताकिया है वहाँ वो शहर भी तबाह बर्बाद हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत तबाही हुई। मेरे सब वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।